बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, ईरान और इसराइल की जंग शिद्दत इख्तियार कर गई है, जबकि दोनों ममालिक के एक दूसरे पर हमले भी जारी हैं। ईरान की जानिब से कहा गया है कि अमरीकी हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा, वक्त और नोयत का तयन अफवाज करेंगे। दूसरी जानिब इसराइल की ईरान के खिलाफ जारियत के तनाजुर में वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास हुआ है। कमेटी ने इसराइली जारियत की शदीद अल्फाज में मुजम्मत भी की है। इसके अलावा दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको डॉक्टर साहब, वज़ीर आज़म शहबाज साहब की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें इसराइली जारियत की मुजम्मत भी की गई है। पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है, इस बदलते हुए खित्ते के मंजरनामे पर क्या रुख इख्तियार कर सकती है? ये तो इस वक्त मेरा ख्याल है खारजा पॉलिसी के कोई खदोखाल तो जी वाजे नहीं हो सकते, क्योंकि हर गुजरते घंटे के साथ, मिनट के साथ दुनिया के हालात जो हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। दुनिया में 195 ममालिक हैं कुल इस वक्त, 195, और उसमें से 193 यानी 193 जो हैं वो अक़वाम मुत्तहिदा के बाकायदा मेंबर्स हैं। यानी आप उसमें ऑब्ज़र्वर के तौर पे रखें तो पैलेस्टाइन और वेटिकन को अलग कर दें तो 193 हो जाते हैं। टोटल जो अरकान हैं अक़वाम मुत्तहिदा के वो 195 हैं। 195 ममालिक में से 110 मुल्कों में इस वक्त झड़पें और लड़ाइयाँ हो रही हैं। 195 या 193 ममालिक में से 110 ममालिक में झड़पें, तनाज़ात, लड़ाइयाँ ये हो रहा है। और ये किसी भी वक्त अगर ये आपस में कनेक्ट हो जाते हैं और एक बड़ी जंग की शक्ल इख्तियार करते हैं तो तेज़ी के साथ वो 100 से ज़्यादा मुल्कों को अपनी लपेट में ले लेगी फौरी तौर पे। बाय डेफिनेशन वर्ल्ड वॉर को ये इस तरह से कर लिया जाता है कि उसमें अगर 2 सुपर पावर्स इन्वॉल्व हो जाएं या 3 हो जाएं या 2 हो जाएं तो इनडायरेक्टली तो सुपर पावर्स, अगर हम 3 सुपर पावर्स को भी लेते हैं, रशिया को और अमेरिका को और चाइना को, तो इनडायरेक्टली तो इन्वॉल्व हैं, चाहे वो यूक्रेन हो, चाहे वो साउथ चाइना सी हो, चाहे दूसरे। लेकिन ये जहन में रखें कि 110 मुल्कों में जो जंगें हो रही हैं वो आपस में कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रही हैं। उनके कहीं ना कहीं, अगर मिसाल के तौर पे आप गज़ा को लें तो गज़ा लेबनान से कनेक्ट होता है, लेबनान को लें तो लेबनान इजिप्ट से कनेक्ट होता है, इजिप्ट को लें तो यमन से कनेक्ट होता है, अगर आप यमन को लें तो सीरिया से, सीरिया को लें तो अफ़गानिस्तान से कहीं ना कहीं कनेक्शन निकलेगा, ईरान दरमियान में है, तुर्की जो है उसके मुख्तलिफ तनाज़ात चल रहे हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, साउथ चाइना सी। तो आप अगर ये अफ्रीका के मुल्कों को आप साथ शामिल करें जहाँ खाना जंगी हो रही है, तो मैंने आपसे कहा ना, एग्जैक्ट जिन मुल्कों में लड़ाई हो रही है इस वक्त, जंगें हो रही हैं, वो 110 हैं। अच्छा, अब इसमें अगले 24 घंटे और पिछले 24 घंटों में क्या वाक़यात हुए उनका हम जायज़ा लेते हैं, क्योंकि दरमियान में ये सारे जो वाक़यात हो रहे हैं हम हर रोज़ उसमें थोड़ा सा अपडेट करके फिर आगे की तरफ देखते हैं कि कहाँ मामला जा रहे हैं। पहली बात तो यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो पहुंच रहे हैं हेग, और हेग वो पहुंच रहे हैं 32 रुकनी नेटो का इजलास शुरू हो रहा है जो कल और परसों जारी रहेगा, और प्रेसिडेंट ट्रंप वहां पहुंच रहे हैं। बड़ी कोशिश की नेटो के मुल्कों ने कि वो वहां पे आएं, लेकिन उनको बिल्कुल इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि जब तक वो वहां पहुंचेंगे तो उससे पहले ईरान के साथ अमेरिका बराह रास्त जंग में इन्वॉल्व हो चुका होगा। तो प्रेसिडेंट ट्रंप की आमद पे जो यूरोप के मुल्क बहुत खुश हो रहे थे, और उनका ख्याल ये था कि वहाँ पे यूक्रेन के हवाले से बात हो जाएगी, मॉस्को के हवाले से बात होगी, यूक्रेन की मेंबरशिप हमने देनी है नहीं देनी, इमदाद बढ़ाते हैं, बड़ा मूड अच्छा करेंगे प्रेसिडेंट ट्रंप। अब वो सारे के सारे इस बात पे घबरा गए हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो पूरे के पूरे नेटो को ईरान में ना खींच लें, और वहाँ ये ना कहें, ये खड़े होकर बात ना कर दें कि मैं, क्योंकि ये जो मुल्क हैं ये एक तरह से ईरान की हमायत भी कर रहे हैं, लेकिन ट्रस्ट खो भी चुके हैं, क्योंकि एक कन्फ्यूजन है यूरोप के अंदर। यूरोप इतना कन्फ्यूज्ड कभी भी नहीं हुआ जितना इस वक्त ईरान के मामले पे हो गया है। जब इनकलाब ईरान आया तो भी शाह ईरान जो है वो फ्रांस में थे उससे पहले भी, और यूरोप के एक
अलग ताल्लुकात रहे हैं हमेशा मुख्तलिफ मुल्कों के मशरिक़ वस्ता के साथ। बरतानिया के रहे हैं। बरतानिया तो देखें ना, आज से ये तो 70 से पहले तो कई खलीजी रियासतें नहीं थी। 1970 में तो ये कई खलीजी रियासतें आज़ाद हुई हैं, बरतानिया के ज़ेर तसल्लुत थी, बड़ी जो मॉडर्न स्टेट्स हैं। और बाकी कई मुल्क जो हैं वो ऐसे हैं जो ऑटोमन्स के पास थे, या ये है कि वो फ्रांस के पास थे। जब ऑटोमन्स यहाँ से चले गए तो उनका बड़ा असर यहाँ पे रहा है। अगर आप अफ्रीका में चले जाओ, इटली का रहा है, बाकी मुल्कों। लेकिन यह है कि यूरोप का असर हमेशा रहा है किसी न किसी अंदाज में। यूरोप का असर पहली दफ़ा यह है कि यूरोप अपने आप को बेबस महसूस कर रहा है इस पूरी सूरत हाल में, क्योंकि वो बिल्कुल एक बैलेंस, यानी यहाँ तक यूरोप चला गया था कि हम फ़लस्तीन को इंडिपेंडेंट तस्लीम कर लेंगे। आपको याद होगा कुछ अर्से पहले ये हो रहा था कि नीदरलैंड ऐलान कर देगा तो फ्रांस ऐलान कर सकता है, तो ये सारा वो सारा एक तरफ चला गया। और अब जो है वो ईरान के साथ चूँकि बराह रास्त जंग छिड़ गई है, तो ये जंग जो है ये 110 मुल्कों के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, अगर वो कॉन्फ्लिक्ट्स आपस में जमा हो गए तो ये बड़ी एक ग्लोबल वॉर की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। ये ज़हन में रखें कि 2 सुपर पावर्स बराह रास्त जंग में इन्वॉल्व हैं, यानी रशिया यूक्रेन के साथ लड़ रहा है, सुपर पावर बगैर किसी प्रॉक्सी के बराह रास्त यूक्रेन से लड़ रहा है, और अमेरिका बराह रास्त ईरान के साथ जंग छेड़ चुका है। ये चाइना है जो बराह रास्त किसी मुल्क के साथ अभी तक नहीं उलझा। लेकिन 2 सुपर पावर्स, ये ऐसा होता नहीं है अमूमन ये होता है कि दरमियान में, जैसे कोल्ड वॉर में भी है ना, दरमियान में कोई दूसरा मुल्क है उनके थ्रू मतलब आमने सामने आ गए तो क्यूबा के क्राइसिस हुआ या बाकी कोई, बड़ा ख़तरनाक होता है। लेकिन यह है कि 2 मुल्क ऐसे हैं जो बराह रास्त, जो 2 सुपर पावर्स बराह रास्त उलझ गई हैं 2 मुल्कों के साथ। अमेरिका जो है वो इसराइल को पीछे करके और बराह रास्त इन्वॉल्व है इस वक्त ईरान के साथ, और इसी तरह से रशिया जो है वो बराह रास्त इन्वॉल्व है यूक्रेन के साथ। और यूक्रेन जो है वो उसके बाद EU कितना है, नेटो कितना है, वो कितना है, वो सारी बातें अपनी जगह मौजूद हैं। ना प्रेसिडेंट पुतिन भूलें और यहाँ ना ईरान भूलने वाला है इस बात को। अच्छा, अब ये मामलात यानी ख़राबी की तरफ जा रहे हैं, और जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं मुख्तलिफ मगरबी ममालिक की भी और मशरक़ी ममालिक की भी, वो ये है कि अगले 24 से 48 घंटों में ईरान जो है वो मुख्तलिफ बेसिस को निशाना बना सकता है। वो बेसिस को ईरान बनाएगा या उसके साथ मुंसलिक कोई मुख्तलिफ तंजीमें निशाना बनाएंगी अमेरिकन बेसिस को, या यह है कि कोई बड़ा फॉल्स फ्लैग हो सकता है। ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स बता रही हैं अगले 48 घंटों के बारे में। और धमाके होने शुरू हो गए हैं। मतलब मिसाल के तौर पे अभी इराक़ में एक ब्लास्ट हुआ है बहुत बड़ा, डेमास्कस में ब्लास्ट हुआ है, और उसके नतीजे में एक तो कैथोलिक, एक तो चर्च के ऊपर हुआ है, उसमें 40 से ज़्यादा वहाँ पे अफराद के मारे जाने की इतलात हैं। और डेमास्कस में जो है वो एक बड़ा अटैक हुआ है। तो ये मुल्कों में अटैक्स होने शुरू हो गए हैं। और मैं आपको साथ उसके ये भी बता दूं कि जो कतर की तरफ से ये कहा गया है कि वहाँ पर जो अमेरिकन्स मौजूद हैं वो अपने शेल्टर्स के लिए कतर की तरफ से सजेस्ट हुआ है कि वो शेल्टर जो हैं वो अमेरिकन जो सिटीजन्स हैं वो शेल्टर वहाँ पे जो अमेरिकन फ़ौजी मौजूद हैं, सिटीजन मौजूद हैं। मैं यहाँ पे कोट कर रहा हूँ 23 वॉल स्ट्रीट जर्नल को कि अटैक का चूँकि ख़तरा है कतर में, आपको पता है अल-उदैद एयरबेस है और सेंटकॉम है, तो मैं ये कोट कर रहा हूँ 23rd स्लाइड, US टेल्स सिटीजन इन कतर टू शेल्टर इन प्लेस, यानी तमाम जो फ़ौजी हैं वहाँ पे अटैक के लिए तैयार हो जाएँ, अटैक की पोजीशन में तैयार हो जाएँ। और ये CBS न्यूज़ को भी मैं कोट कर रहा हूँ कि US एम्बेसी इन कतर वॉन्स अमेरिकन टू शेल्टर इन प्लेस एज ईरान एंड इसराइल एक्सचेंज फायर, यानी फ़ौरी तौर पे वो जो हैं ये तमाम वो मुल्क हैं जहाँ पे अमेरिकन सिटीजन्स हैं, तो वो फ़ौरी तौर पे या तो वहाँ से निकल रहे हैं या जो है वो ये जितनी बेसिस हैं या तो यहाँ खाली कर रहे हैं, या ये है कि ये यहाँ पे शेल्टर इनके लिए तैयार हो रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद मैं अगर गल्फ़ न्यूज़ को कोट करूँ 24th, अमेरिका ने एडवाइस किया है UAE के लिए अपने ट्रैवलर्स को, वो सेकंड टियर में ले गए हैं कि हमारे जो शहरी हैं अमेरिका के वो UAE देखिए महफूज तरीन ममालिक हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर
ट्रैवलिंग के हवाले से यूएई, कतर, अल अरबिया को मैं कोट करूं 21, तो कुवैत के फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया है कि वो शेल्टर्स उन्होंने बना ली हैं कि कॉन्फ्लिक्ट अगर फैलता है तो कुवैत के अंदर भी जो है वो तैयारियां शुरू हो गई हैं जंग फैलने की सूरत में कुवैत क्या करेगा। मैं खलीज टाइम्स कोट कर रहा हूँ 20th, कुवैत सेट्स अप शेल्टर्स इन मिनिस्ट्रीज कॉम्प्लेक्स आफ्टर यूएस स्ट्राइक्स ऑन ईरान। तो कुवैत में भी और यूएई में भी और कतर में भी, और जो ट्रैवल एडवाइजरीज हैं 26, यूनाइटेड अमेरिकन, डेल्टा along with other US airlines suspend flights as summer hotspots in UAE, Qatar and other popular destinations to suffer due to escalating Israel-Iran conflict। अच्छा, तो ये अब सूरत ये है कि तमाम इन इलाकों में अचानक जो है वो फ़्लाइट्स भी बंद होना शुरू हो गई हैं और एयरपोर्ट्स के ऊपर सख्ती हो गई है शुरू, और साथ ही एक बड़ी जंग की तरफ दुनिया जाती नज़र आ रही है। फॉल्स फ्लैग हो, अटैक हो प्रॉपर, या ये है कि सुकून हो जाए, अल्लाह करे, लेकिन हालात एक्सलेट हो रहे हैं। फिर उसके बाद जो है वो ये है कि जो फुरदा का जो न्यूक्लियर प्लांट है, उस न्यूक्लियर प्लांट को दोबारा आज निशाना बनाया है इसराइल ने, उस पर दोबारा अटैक किया, और इसराइल और किसी जगह पे नेतन्याहू और प्रेसिडेंट ट्रंप के दरमियान गलतफहमी, शदीद तर गलतफहमी इस वक्त इसराइल और अमेरिका के दरमियान पैदा हो गई है। और नेतन्याहू के जो करीबी यानी जो तल अवीव में लोग मौजूद हैं वो ये कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने निशाना नहीं बनाया, इन न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया ही नहीं। जो अटैक हुआ है जी, वो उसके नतीजे में ये न्यूक्लियर साइट्स जो हैं ये तबाह नहीं हुई। अच्छा, अब ये तबाह नहीं हुई तो ये एक बहुत अजीब सी बात है कि ये जो ख़ास तौर पे जो फर्दा की जो न्यूक्लियर साइट है, अगर उसकी जो सैटेलाइट इमेजेस आई हैं तो उस पर 3 स्पॉट्स हैं, और वो स्पॉट्स जो हैं वो उसकी तबाही ज़ाहिर नहीं कर रहे। और नेतन्याहू इतना फ्रस्ट्रेट हुए कि आज उन्होंने दोबारा उस पर अटैक किया, और वो अटैक भी उस पर नहीं हुआ, बल्कि उनका कहना ये है कि जो अमेरिकन ने अटैक किया वो उस जो न्यूक्लियर साइट है उसके बजाय उन्होंने एक सड़क जो थी उसके पास उसके ऊपर अटैक करके और ये शो किया है कि जी हमने फर्दा पे अटैक किया, हालांकि फर्दा पे अटैक नहीं किया। ये सैटेलाइट इमेजेस भी और दुनिया भर का मीडिया ये कह रहा है। अच्छा, उसके नतीजे में जो मैं यहाँ पे ये कोट कर रहा हूँ न्यूयॉर्क टाइम्स का, ऑफिशियल्स कंसीड, अभी ऑफिशियल्स मान रहे हैं आज अमेरिका के 10th स्लाइड, ये मान रहे हैं कि दे डू नॉट नो कि ईरान के यूरेनियम स्टॉक पाइल का क्या बना। और कौन कौन से लोग मान रहे हैं? जेडी वेंस भी और राफेल ग्रोसी जो कि IAEA के सरबराह हैं, वो कहते हैं हमें कुछ नहीं पता कि ईरान के न्यूक्लियर स्टॉक पाइल का क्या बना है। हमने ज़रूर किए हैं, मगर न्यूक्लियर का तबाह हुआ है या नहीं हुआ इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। ये भी हो सकता है कि तबाह हुआ हो, ये भी हो सकता है कि तबाह ना हुआ हो। IAEA वाले कह रहे हैं कि हम तो सिर्फ उसे बता सकेंगे जब हमें ईरान जाने की इजाज़त देगा। तो हमें कुछ पता ही नहीं कि हमने जो अटैक किए हैं उसके नतीजे में तबाही हुई है या नहीं हुई। लेकिन नेतन्याहू इतना आज बेजार हुआ कि उसने जाके अपने वो सादा से ये जो गुलैल टाइप मिसाइल होता है वो जाके मार दिया उस पर, जिसके ऊपर वो जो बंकर बस्टर है वो भी नहीं उसको शायद तबाह कर सका बकौल अमेरिकन के। वो अपनी जगह बच गए हैं, और ये कन्फ्यूजन है कि क्या वो तबाह भी हुए हैं या वो बच गए हैं। एक थ्योरी ये है कि उनको पहले ही वहाँ से निकाल लिया था, जो ईरान के लोग कह रहे थे। एक ये है कि वो अंदर जा ही नहीं सका। वो जो बंकर बस्टर है, ये पहला उनका तजर्बा था ना, इस बंकर बस्टर का 30,000 पाउंड वजनी बंकर बस्टर का पहला तजर्बा था। उसने 200 मीटर अंदर जाना था। ये जो बने हुए थे न्यूक्लियर के जो ये भी बंकर बस्टर को देख के बनाए गए थे ना, ईरान ने भी, तो इन्होंने 300 फीट से शायद नीचे तैयार किए हुए थे। वो कह रहे हैं कि 100 से नीचे वो पेनिट्रेट ही नहीं कर सका, वो जा ही नहीं सका जो बंकर बस्टर है। तो उसके नतीजे में ये पता ही नहीं कि कितना डैमेज हुआ है कितना नहीं हुआ। अब ये जो मामला है ये एक बहुत ज़्यादा परेशान कुन हो गया। ABC न्यूज़ जो चेयरमैन जॉइंट को कोट कर रहा है 11th,
वे टू अर्ली टू नो फुल डैमेज डन टू ईरानियन न्यूक्लियर साइट्स। ये चेयरमैन जॉइंट फरमा रहे हैं। कल उन्होंने ये ऐलान कर दिया फतह का कि फतह हो गई है, सब तबाही हो गई है, सारा कुछ हो गया है। आज वो कह रहे हैं कि जी वो हमें तो 100% यकीन नहीं है कि ये तबाही हुई है या नहीं हुई। अच्छा, और फिर उसके बाद जो है वो ये एक यानी एक बड़ी अजीब सी बात है कि अगर तो तबाही हो गई है तो तबाही हो गई है, ठीक है ना। और ये है कि राइटर्स क्या कह रहा है, थर्ड स्लाइड, सैटेलाइट इमेजेस इंडिकेट सीवियर डैमेज टू फर्दो बट डाउट रिमेन्स। तबाह हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है ना। तो फाइनेंशियल टाइम्स कह रहे हैं वेयर इज ईरान यूरेनियम, सर्च कंटिन्यूज फॉर 400 किलोग्राम स्टॉक पाइल। तलाश जारी है, 400 मतलब वो तलाश जारी है, मतलब तलाश गुमशुदा कि ईरान का न्यूक्लियर स्टॉक पाइल किधर गया है, उसकी तलाश जारी है। यानी ये एक अजीब भोंडा मजाक है कि वहाँ से B-52 बॉम्बर उड़े और यहाँ आके उन्होंने ऐलान फतह कर दिया। अब इसमें दो थ्योरीज हैं। एक ये है कि जो डीप स्टेट है उसने चूना लगा दिया है ट्रंप को, और वो चूंकि साथ नहीं थे, यानी तुलसी गेबार्ड भी साथ नहीं थी। पीटर हेग्सेथ ने जो कल वो किया ना तकरीर, जो खड़े हुए थे चेयरमैन जॉइंट जनरल केन के साथ, तो अगर वो स्पीच आप सुने जो कल उन्होंने की है, अच्छा एक तो हाँ ये वाली जो स्पीच है ना, इसमें अगर आप इसको दोबारा सुने तो इसमें दो बातें उन्होंने की हैं। एक तो उन्होंने अमेरिकी फ़ौज की बड़ी तारीफ की है, बहुत ज़बरदस्त फ़ौज है और ये पेंटागन के चीफ है वो। दूसरा वो कह रहे हैं मुज़ाकरात का रास्ता खोला है ईरान के साथ। तो यानी एक उन्होंने अपनी यानी डबल मैसेज है उसमें, यानी उसमें एक तरह से ये कि मेरी फ़ौज बड़ी अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त फ़ौज ने काम किया और ईरान के लिए हमारा रास्ता भी खुला है। तो दोनों तरफ की उन्होंने बात की है। ये वो पेटी एक्सिट हैं जिनको तुलसी गेबार्ड की तरह हटाने का ऐलान। अच्छा, सिचुएशन रूम की जो तस्वीर आई है जहां फैसला कर रहे हैं, जो अभी हमने दिखाई थी थोड़ी देर पहले प्रेसिडेंट ट्रंप की, सिचुएशन रूम के हवाले से ये सवाल पैदा हो गया है कि क्या यहाँ पर तुलसी गेबार्ड थी या नहीं थी, या प्रेसिडेंट ट्रंप थे, कौन कौन से लोग मौजूद थे। एक तस्वीर कुछ और कह रही है, एक तस्वीर कुछ और कह रही है। एक तस्वीर पहले दी गई फिर उसको हटा दिया गया। तुलसी गेबार्ड थी नहीं थी, फैसला करने वालों में कौन कौन से लोग थे, ये इतना बड़ा कल से एक फड्डा पड़ा हुआ है। ये प्रॉपर फड्डा है, मतलब एक इशू खड़ा हुआ है कि क्या तुलसी गेबार्ड अंदर थी। तुलसी गेबार्ड से राब्ते की कोशिश हुई कि क्या आप सिचुएशन रूम में अंदर मौजूद थी। तुलसी गेबार्ड ने कहा मैं तो थी। तो वो तुलसी गेबार्ड के कहने से जो है वो उन्होंने कहा, लोगों ने कहा अच्छा आप थी तो कहाँ थी। उन्होंने कहा मैं इस तरफ थी। उन्होंने कहा इस तरफ थी तो इस तरफ तो अब नज़र क्यों नहीं आ रही। तो उन्होंने कहा नहीं मैं उस तरफ थी, वो देखो ना वो वाली जो तस्वीर है उस तरफ से अच्छा ये तस्वीरें उसकी नहीं है, ये हम तस्वीरें जो दिखा रहे हैं ये हम सिचुएशन रूम की भी कुछ हैं और कुछ मिक्स भी तस्वीरें हैं। बहरहाल उन्होंने कहा मैं इधर थी, सूजी विलिस तो बैठी थी, मैं इधर थी। तो वो जो अब तुलसी गेबार्ड चूँकि गायब हो गई, आई गायब हो गई, आई गायब हो गई तस्वीर में से। तो आज बरतानिया के इंडिपेंडेंट ने तस्वीर लगाई है, ये खबर लगाई है 31 आफ्टर ट्रंप रिबक्ड हर ऑन ईरान, तुलसी गेबार्ड लेफ्ट आउट ऑफ सिचुएशन रूम फोटोज। यानी पहले फोटोज में थी, मैं फोटो से ही पहले उनको किसी फोटो में फोटोशॉप जो होती है उसमें रख दिया गया, बिठा दिया गया कुर्सी पे, फिर कहा कि नहीं ये तो इनको तो गायब कर दिया। तो वो कुर्सी पे थी नहीं थी, इंडिपेंडेंट जो है वो 3-4 तस्वीरें लगा के वो कह रहा है कि भाई ये तुलसी गेबार्ड जो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस थी ये थी नहीं थी, तुलसी गेबार्ड गायब है। क्योंकि एक तस्वीर में कहीं उनका कटआउट सा नज़र आ रहा है, एक तस्वीर में लोग कह रहे हैं ये तो है ही नहीं, ये तो वो सूजी विलिस हैं जो कि वाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ है वहाँ की। बहरहाल ये फटा पड़ा हुआ है कि अंदर जो है वो कौन से लोग मौजूद थे सिचुएशन रूम में, कौन से नहीं थे और कौन से लोग दिल से साथ थे और कौन से नहीं थे। क्या प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो ऐलान कर दिया सुबह कि मुकम्मल तौर पे सारी तबाही हो गई है और सारा कुछ हो गया है, फिर उन्होंने ये जो है ये आज एक उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ट्वीट भी किया, इट इज़ नॉट पोलिटिकली करेक्ट टू यूज़ द टर्म रिजीम चेंज। ये लफ्ज़ अच्छा नहीं है पोलिटिकली, सेकेंड रिजीम चेंज का, लेकिन अगर मौजूदा रिजीम अनस्टेबल रहती है, अनेबल रहती है ईरान मेक ईरान ग्रेट अगेन में, तो रिजीम चेंज हो जानी चाहिए, ठीक है ना, यानी मीगा।
MIGA, मेक ईरान ग्रेट अगेन। अच्छा, अब इसकी वजाहतें जनाब, ये बयान तो दे दिया इन्होंने, अब इसकी वाइट हाउस पिछले 5 घंटे से इसकी वजाहतें करता फिर रहा है। वो जो मोहतरमा है वहाँ पे, वो उसकी वजाहतें करती फिर रही हैं कि नहीं मतलब ये नहीं था, मतलब ये नहीं था। उन्होंने कल के सारे जो टॉक शोज हैं जिसमें JD वैंस ने, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ 34 स्लाइड, JD वैंस ने देखे ना ये कहा है, देखे ना वो पीटर हेग्सेट ने ये कहा है, देखे उसने ये कहा है, उसने ये कहा, उसने, वो सारे टॉक शोज के उन्होंने, वाइट हाउस ने ये 34 स्लाइड आप पढ़ना शुरू करें कल का पूरा, कि प्रिसीजन स्ट्राइक्स के ऊपर उसने क्या कहा, वो इसके बारे में उसने क्या इंटरव्यू दिया, JD वैंस ने देखे मीट द प्रेस पे क्या कहा, डिप्लोमेसी पे ये कहा, पोटेंशियल रिटेलिएशन पे ये, मतलब अजीब और गरीब किस्म का उन्होंने संडे शोज के बारे में उन्होंने वाइट हाउस ने लामी जारी कर दिया कि भाई जिस दिन ने संडे के शोज नहीं देखे तो वो जरा सुने, ये जुमले बोले मुख्तलिफ लोगों ने। और वो सारे जो लोग हैं वो जो हैं वो रिजीम चेंज की बात नहीं कर रहे, बल्कि वो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें ईरान से बातचीत करनी चाहिए, हमने ईरान से बातचीत का रास्ता नहीं खोला और हमें ईरान से जो है वो बातचीत करनी चाहिए, और ये तो बड़ा अच्छा है कि हम ईरान से बातचीत करें। इसका पैनिक फैल गया अब जनाब शदीद नेतन्याहू के साथ, मेरे साथ हाथ हो गया, या मेरे साथ हाथ हुआ है, या नेतन्याहू के साथ हाथ हुआ है, या हम दोनों के साथ हाथ हो गया है, या नेतन्याहू सोच रहा है कि ट्रंप ने मेरे साथ हाथ किए। किसने मेरे साथ हाथ, मेरे ये हुआ क्या है? ना न्यूक्लियर फैसिलिटीज तबाह हुई हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप जो है हर थोड़ी देर के बाद जो है, अच्छा ये आप देखें ना, ये टाइम्स ऑफ इसराइल 36, व्हाइट हाउस इज इट्स नॉट सीकिंग ईरान रिजीम चेंज आफ्टर ट्रंप रेज्ड आइडिया। पहले ट्रंप ने आइडिया रेज किया खुद ही, देखे ना वो आइडिया है ना जो ट्वीट में वो कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा है रिजीम चेंज और मीगा होना चाहिए। मीगा के बाद व्हाइट हाउस कह रहा है थोड़ी देर बाद कि वो तो रिजीम चेंज चाहता ही नहीं है। तो ये नेतन्याहू जो है ये अच्छा खासा इस वक्त अपने बाल बाल नोच रहा है कि आखिर ये किसने किसके साथ हाथ किए। और ईरान जो है वो उसके न्यूक्लियर, अगर ईरान ने आज उड़ा दिया उनका इलेक्ट्रिक जो सप्लाई का वो था पूरा इसराइल में, वो उड़ा दिया, वो पूरा इसराइल जो है वो अंधेरे में डूब गया दिन में, यानी लाइट चली गई और अभी तक वो अंधेरे में डूबा हुआ, अब शायद उसकी रिपेयर वगैरह हो रही है। अच्छा, फिर इसमें इशू ये है कि ये किसने किसके साथ क्या किया है। अरब ममालिक में जहाँ पे बेसिस हैं, देखें अगर तो अरब ममालिक की तरफ से ये बात होती ना कि हमारी बेसिस हैं और ये हम यहाँ पर अटैक होगा, तो अरब ममालिक से अगर मशरिक़ वस्ता के मुल्कों से अगर अमरीकी जाना शुरू हो जाएँ और वहाँ से उनको ट्रैवल एडवाइजरी आ जाए और शेल्टर बनने शुरू हो जाए वहाँ पे, तो इसका मतलब ये है कि उनको कहा जा रहा है कि भाई ये सूरत हाल ऐसी है, हमने अरब स्ट्रीट को भी देखना है, हमने अपनी हुकूमतों को भी देखना है। आपको हिफाजत के लिए बुलाया था, आपको अपने लिए मुसीबत खड़े करने के लिए नहीं बुलाया था कि आप बजाय इसके कि हमारी सिक्योरिटी का सबब बने, आए तो इसलिए थे ना कि सिक्योर करेंगे आपको। तो आप तो इनसिक्योर, आप तो हमारे लिए इनसिक्योरिटी का बन गए मसला कि आपकी बेस यहाँ पे मौजूद है तो हमारे मुसीबत पड़ी हुई है, हम आपको बचाएं या किसको बचाएं। और अगर जंग छिड़ गई तो ये बात अमेरिका भी समझ रहा है, उन्होंने अपने शहरियों से कहा कि शेल्टर ले लें और बाहर जाएं और इधर जाएं। लेकिन हैविंग सेड इट, जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं वो कह रही हैं कि 24 से 48 घंटों में हमला होगा, ईरान अटैक करेगा, या किसी बेस पे करेगा या स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को बंद कर देगा। अच्छा, स्टेट ऑफ हुर्मुज़ पे डिटेल में बात कर चुके हैं कि वो स्टेट दरमियान में से स्टेट ऑफ आबनाए हुर्मुज़ जाती है, एक तरफ UAE और बाकी ओमान है, और एक तरफ जो है वो ईरान है, और ये खलीज फ़ारस को जोड़ती है खलीज ओमान के साथ। और ये वाहिद रास्ता है जिसके रास्ते अगर आप उसका मैप देखें तो जो ऑयल है अरब ममालिक का, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ का, वो ओपन सी तक अगर उसने जाना, ओपन सी में जाएगा तो फिर टैंकर चलेंगे ना बड़े बड़े, और कोई चाइना जाएगा, कोई इंडिया जाएगा, कोई जापान जाएगा, तो ओपन सी तक जाने का रास्ता ही ये छोटा सा एक स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है। इससे गुजरना पड़ता है, फिर बड़े समंदर में खुलता है, यानी वो उसका जो मुंह है वो बड़े समंदर में खुलता है, और वहाँ से फिर खलीज ओमान से फिर वो आप आगे चलते चले जाएं। लेकिन गुजरना आपको यहाँ से पड़ता है। अब यहाँ इशू ये है कि यहाँ जाता है चाइना का ऑयल, लेकिन चाइना का मुतबादिल है, चाइना के पास और वो रशिया है, साइबेरिया। रशिया का जो ऑयल है, रशिया का ऑयल तो यूरोप जाना बंद हो गया, तो रशिया का सारा ऑयल जो चाइना को एक्यूट क्राइसिस नहीं पैदा होगा, चाइना को कोई एक्यूट क्राइसिस पैदा नहीं होगा, क्योंकि रशिया का जब तक ऑयल जा रहा था यूरोप, ये नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइंस के थ्रू, तो एक इशू था। लेकिन दरमियान में पिछले 2-3 सालों में
चाइना बहुत ज़्यादा ऑयल ले रहा है रशिया का, रिफाइनरीज और ये पाइपलाइंस वगैरह और बाकी जो तरीके हैं, तो चाइना को एक शॉर्टेज नहीं होगी, टर्की को भी नहीं होगी कैस्पियन की वजह से। देखना यह है कि अच्छा सेंट्रल एशिया के कई मुल्कों को नहीं होगी ऑयल की सप्लाई, क्योंकि लैंडलॉक मुल्क हैं ये, कैस्पियन में जो ज़खायर हैं और टर्की और ये सारे पाइपलाइन जो हैं, ये सारी पाइपलाइंस डिपेंड तो नहीं कर रही ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे। चाइना भी जो है वो रशिया से बहुत ऑयल ले रहा है, तो लेकिन बहरहाल सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई सारा। सवाल यह है कि पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान पे कितना असर पड़ेगा, पाकिस्तान पे असर पड़ेगा। उसकी वजह ये कि जो पाइपलाइन है वो ईरान की तो बॉर्डर तक बनी हुई है, वो बॉर्डर से आगे तक शायद पाकिस्तान ने नहीं बनाई हुई, वरना ये पाइपलाइन चल पड़ती और ये ऑयल आना शुरू हो जाता है ईरान से, पाक ईरान पाइपलाइन जो है। लेकिन कोई ना कोई मुतबादिल तरीका है, क्योंकि ये जो ज़मीन के रास्ते मिले हुए हैं ना, ज़मीनी रास्ते मिले हुए हैं ना बहुत सारे मुल्कों के। ईरान के साथ जैसे ईरान का ऑयल बंद होता है बाकी दुनिया के लिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के लिए, तो पाकिस्तान का तो बॉर्डर है, तो वहाँ से कोई टैंकर, लेकिन वो अभी इतनी क्लैरिटी नहीं है कि ऑयल का क्राइसिस अगर पैदा होता है तो उसमें ईरान का ऑयल कितना, क्योंकि उसमें ज़ाहिर है रिफाइनरीज की भी ज़रूरत है, बाकी भी ज़रूरत है, लेकिन एक ऑयल का बहुत क्राइसिस पैदा हो सकता है पूरी दुनिया में, और उसके नतीजे में जो ऑयल के प्राइसेस कोई कह रहा है $130 तक, और फिर ये कहीं तक और क्या सारा। लेकिन इसमें चाइना जो है वो पुरसकून है। और दूसरी बात, वक्त में जाने से पहले आपको बता दूँ, बड़ी डिटेल मुलाकात हुई है अब्बास अरगची की प्रेसिडेंट पुतिन के साथ, बड़ी डिटेल मुलाकात हुई है, और जी उसके बाद बात करते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, ब्रेक से कबल आप गुफ्तगू कर रहे थे कि रूस के सदर की जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात हुई है, ये कितनी अहम थी? बहुत अहम, और उसमें जो आयतुल्लाह ख़ामेनेई की तरफ से रशिया से कहा गया है कि वो इसमें मज़ीद किरदार अदा करे इस पूरी सूरत हाल में। यानी इससे पहले तो ये था कि मुलाकात हुई है, रशिया ने कहा, लेकिन जो आयतुल्लाह ख़ामेनेई की तरफ से रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन से कहा गया कि आप इसमें मज़ीद किरदार अदा करें, तो वो अब प्रेसिडेंट पुतिन क्या जवाब देते हैं उसका, ये एक बात बड़ी अहम है। दूसरी जो बात है वो ये है कि अभी स्काई न्यूज़ जैसे ये ब्रेक कर रहा है कि 49 ब्रिटिश नेशनल्स हैं ये इसराइल छोड़ रहे हैं, रॉयल जो एयरक्राफ्ट फ्लाइट के ऊपर ये, और फॉरेन सेक्रेटरी ने अनाउंस किया कि वो इसराइल छोड़ दें क्योंकि इसराइल पे अटैक्स हो सकते हैं और बढ़ सकते हैं किसी भी वक्त। अच्छा, मैंने डेमास्कस का आपको बताया था 30 वहाँ पे लोग जो हैं वो चर्च पे अटैक हुआ है अभी कुछ देर पहले, 30 लोग वहाँ पे चले गए। ये अच्छा, ये 1939 नहीं है, ये 1939 नहीं है जहाँ खंदकों में बैठ के और जो है वो इंतज़ार हो रहा है और लड़ाई कब छिड़ेगी और क्या। ऑलरेडी आधी दुनिया जंग में है और बाकी दुनिया सोच रही है कि क्या जंग होगी। मतलब इस तरह के हालात हैं कि आधी दुनिया जंग में ऑलरेडी है और बाकी आधी दुनिया जो है वो पूछ रही है कि क्या जंग होगी, क्या जंग के इम्कानात हैं, क्या होगा, क्योंकि उसको ये खबर ही नहीं है कि बाकी आधी दुनिया में जंग ऑलरेडी हो रही है। ठीक है, यूक्रेन में रशिया के हालात क्या हैं और यमन में क्या हो रहा है और ईरान में क्या हो रहा है और इसराइल में क्या हो रहा है, गज़ा में क्या हो रहा है, लेबनान में क्या मतलब बाकी दुनिया पूछ रही है। ये भी इस तरह के सिनेरियोज में होता है कि बाकी दुनिया पूछ रही है पाकिस्तान में और बाकी जगहों पे कि क्या होगा, भाई कोई जंग होगी, और आधी दुनिया में जंग है। ठीक है, मैंने आपसे कहा ना 110 मुल्क ऐसे हैं जो कॉन्फ्लिक्ट से शिकार हैं या ये कि दाने पे खड़े हैं बिल्कुल। अच्छा, अब इसमें जो है वो तो ये अटैक ईरान ने करना है। अब ईरान ने अटैक करना इसलिए कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स तारी ही जगह खाली हो रही हैं, एयरपोर्ट्स बंद हो रहे हैं, एक सूरत हाल ऐसी डेवलप हो रही है जिसके अंदर बिल्कुल अनसर्टिनिटी है, किसी वक्त क्या ऐलान होगा। प्रेसिडेंट ट्रम्प दोबारा कह रहे हैं मैं मुज़ाकरात के लिए बात करना चाहता हूँ, मैं बात करना, लेकिन वो बात किससे करेंगे, कैसे करेंगे। डीप स्टेट ने उनको धक्का दे दिया है, वो आ गए हैं उस ट्रैप में, क्या हुआ है। लेकिन ये और ईरान के असल जो इशू है वो ये है कि ईरान की न्यूक्लियर तबाह नहीं हुए, तो ईरान की न्यूक्लियर साइट्स तो अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन उनके अपने चीफ्स को जो है वो उनके शहीद कर दिए है, कई उनके फ़ौजी जो शख्सियात हैं उन्हें शहीद कर दिए, और साथ ही जो है वो उनकी ज़ाहिर है कि एक मुल्क की जो है वो अपने सॉवरेनिटी को ख़त्म किए। अब यहाँ पर एक इस बात का इम्कान है क्योंकि उनका न्यूक्लियर ख़त्म नहीं हुआ, तो ये बात
जो मैंने कल भी बात कही थी, मैं आज दोबारा कह रहा हूँ कि वो उनको खामोशी से ये कहें कि आप ज़रा थोड़े से ज़रा प्रेसिडेंट पुतिन कहें कि इसको भी आप ज़रा डी एक्सकलेट करें, सऊदी अरेबिया भी कहे, और इसको ऐसे ही आगे चलाएं मामला को, और इससे निकलें और इससे आगे चलाएं, बजाय जंग आगे हो और आप अपने न्यूक्लियर पे बाकी मामला पे दुनिया के तो निगेज करके सेंक्शंस हटती हैं, ये होता है, गज़ा का सीज़ फायर आप करवाते हैं, या बाकी आगों पे आगे, क्योंकि अमेरिका दबाव में। और मैं आपको ये बताऊं, कल नेटो का जो इजलास हो रहा है जी। नेटो में इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, कई मुल्क तो ऐलान करने जा चुके थे, कर चुके थे कि फ़लस्तीन को आज़ादी, अब वो उनको प्रेसिडेंट पुतिन कहते हैं कि आप ईरान में कूद जाएं। उनका क्या ताल्लुक है भाई ईरान से, उनके अपने मुल्क की मईशतें, और फिर वो 5% तक लेके जाते हैं अगर अपना बजट बड़ी मुश्किलों के साथ। कई मुल्क तो अभी भी नहीं तैयार हो रहे कि हम नेटो के अंदर ज़्यादा कंट्रीब्यूट करें, यूक्रेन से हमारी क्या लड़ाई है, ईरान से तो कोई लड़ाई है ही नहीं उनकी। और इसी बात पे वो इराक के अंदर वो आए नहीं थे, जिसको वो रमसफील्ड चीख रहे थे कि ये तो ना अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से मंजूर हुई करारदाद है कोई, ईरान पे तो ऐसे अटैक हो गया। और वो अटैक जो हुआ है उसके नतीजे में उनके न्यूक्लियर के सवाल उठे हुए हैं कि हमें न्यूक्लियर तबाह हुए नहीं हुए, क्या बना है क्या नहीं बना। तो इशू ये है सारा कि अब इस पूरी पिक्चर में वो कहीं ना कहीं तो ये अब देखिए ना, ये अल अरबिया भी सऊदी अरेबिया की खबर ब्रेक कर रहा है 39th यूएस इश्यूज वर्ल्ड वाइड कॉशन सिक्योरिटी अलर्ट 39th, यानी पूरी दुनिया में इस वक्त एक केओस है। और साथ ही वाइट हाउस उधर से ट्रंप कुछ कर रहे हैं, वाइट हाउस ये 38th ट्रंप स्टिल इंटरेस्टेड इन ईरान डिप्लोमेसी। ओ भाई, ईरान डिप्लोमेसी में अब उसका अचार डालना है, और कैसे डालना है। पहली बात तो ये है कि ईरान नेतन्याहू को तो पहले, अच्छा नेतन्याहू को भुरका से निकल गया, मैंने कहा ना आज वो, क्योंकि अमेरिका ने उनका एक बार बार थोड़ी अमेरिका अटैक करेगा, अमेरिका बार बार थोड़ी अटैक करेगा, B-52 लाएगा वो कहीं से जो, अच्छा वो भी वैसे टोपी कहानी है। वो जनाब मिसौरी से जहाज उड़े, वो डिकॉय धोखे में उन्होंने चलाए हुए थे, ये अजीब सी कहानी इन्होंने डाली है। वो B-52 को लोग पता नहीं कबूतर समझते रहे, वो किसी ने रोका नहीं, फिर वो आए, फिर उन्होंने टपका दिए, वो बाद में टपकाने के अगले दिन पता चल रहा है वो तो गलत जगह टपके मिसाइल, वो जो उनके बंकर बस्टर हैं, ये अजीब टोपी उन्होंने कराई है। और वो उधर से नेतन्याहू कह रहे हैं कि ये क्या मुसीबत है, इन्होंने तो अटैक करके हमारे बुरकस निकाल दी है, रात को इन्होंने वो उड़ा दिया जो इसराइल का बिजली का जो इलेक्ट्रिसिटी का है, और आज वो मजीद करेंगे अटैक। और हो रहा है, अब तो अटैक हो रहा है इसकी वजह ये है कि ये जो मदर ऑफ ऑल द बॉम्ब जो है, ये मदर ऑफ ऑल द बॉम्ब तो वो पुराना वाला बंकर बस्टर था, 22,000 जो पाउंड का होता था, उसको मदर ऑफ ऑल द बॉम्ब्स कहते थे। ये तो ग्रैंड मदर ऑफ ऑल द बॉम्ब्स है, ये तो 30,000, ये तो उसका अगला मॉडल है ये जो इन्होंने फेंका है। तो बात सारी ये है कि ये अगर ये भी अंदर नहीं जा सका सही तरह से, GBU-57A जो है, तो इसका तो फिर क्या बच गया, उतना थर्ड रुक पा रहा है ना वो। तो अमेरिकन एयर बेसिस के ऊपर जो हैं, ये आम जो अमेरिकन एयर बेसिस हैं, इनके बारे में आपको बता दूं, जैसे इराक में है या जॉर्डन में है, या इनके ऊपर पैट्रियट नहीं लगे हुए, थर्ड मिसाइल वगैरह नहीं लगे हुए इनके ऊपर। यहाँ और यहाँ पर कैजुअलिटीज़ का होना बहुत अफसोसनाक होगा, और ट्रेजिक इसलिए होगा क्योंकि इससे पहले लेबनान में हुआ था, जो 82 में हुआ था, वो मैरीन्स पे अटैक हुआ था, अंदर घुस गया था ट्रक, और उसके नतीजे में 241 मैरीन्स वहाँ पे जान से चले गए थे। और या फिर अल खुबर में हुआ था 1996 में, और उसमें 20-21 लोग वहाँ पे जानों से चले गए थे अमेरिकन। तो ये ग्रे जोन वॉरफेयर, टेररिज्म और ये प्रॉक्सी, ये मुनासिब नहीं। इसको फौरी तौर पे अभी है ना, ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट कह रही है आज रात को या कल किसी भी वक्त ये जंग फैल जाएगी। और ऑलरेडी मैंने आपसे कहा ना कि 110 मुल्क ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं। अभी मिसाल के तौर पे ताइवान के ऊपर फौरी तौर पे चाइना ने, ताइवान पे चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, इंडिया, अफ़गानिस्तान, उधर ऑलरेडी फ्लैश पॉइंट्स हैं। वो फ्लैश पॉइंट्स ने एकदम से उठना है और वो आपस में मिल जाना है। देखिए ना, ये अब किसी का ये ख्याल है कि जी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होगी तो अमेरिका बहरीन से मूव करेगा। ये बड़ा सवालिया निशान है कि बहरीन से मूव करेंगे, बहरीन वाले करने देंगे क्या? अमेरिका को सूट करती है ये बात कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो जाए और वो बहरीन से आ जाए और बहरीन से उसकी फ़ौजें आके खुलवाने शुरू करें और पता चला बाकी मिडल ईस्ट भी इन्वॉल्व हो गया। तो अमेरिका ने कर तो दिया है प्रेसिडेंट ट्रंप ने, लेकिन वो ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि इसमें बहरीन, कतर, सऊदी अरेबिया और बाकी मुल्कों को जो इस वक्त पूरी कोशिश कर रहे हैं
कि कहीं अब तो प्रेसिडेंट ट्रंप भी तो पीछे हट गए ना, वाइट देखें उनके बयान से वाइट हाउस पीछे हट गया है। वो उन्होंने बयान दिया, वाइट हाउस बातें करता फिर रहा है। देखें आप जेडी वेंस ने कल क्या कहा, देखें आप उसने क्या कल क्या कहा, रूबियो ने देखें कल क्या कहा। अच्छा रूबियो गुस्से में आ गए, जो उनका इंटरव्यू सीबीएस पे हुआ है ना रात को, सुबह जो हुआ है, तो वो जो है गुस्से में आ गए। मैंने इंटरव्यू देखा है, वो गुस्से में आ गए दरमियान में। ये उसका जो स्क्रिप्ट अगर हम दिखाएं ना, तो उनसे एक सवाल हुआ है, उसके सवाल के जवाब में वो गुस्से में आ गए। और गुस्से में आके मैंने उनको मतलब बड़ा अजीब सा, अगर हम ये दिखा सकें उसका, उनसे ही सवाल किया है इसने, जो मार्गरेट ब्रैंडन है, उन्होंने सवाल किया कि ये आप बताएं कि असेसमेंट किया आपकी, ये कितना न्यूक्लियर मटेरियल यहाँ पे मौजूद था और कितना आपके हमले से पहले हटा दिया गया था। अब वो आगे से जवाब ये दे रहे हैं सेक्रेटरी रूबियो, वेल लुक वी डोंट, नो वन विल नो फॉर श्योर for days, but I doubt they moved it because you really can't move anything right now. वहाँ से तो मूव नहीं कर सकते। क्यों नहीं मूव कर सकते? इसराइली देख रहे हैं ऊपर से, इसराइली देखते पे हमारी तरफ से अटैक हो गया। उसने पूछा कुछ और, वो कह रही है कि कितना मूव हो गया वहाँ से, कि वो गुस्से में आ गए, ये गुस्से में आ गए। और उसको बाकायदा फिर वहाँ के मीडिया ने कोट किया है कि ये अपना टेम्परामेंट लूज करके, फॉक्स न्यूज़ ने की है शायद, अगर हम दिखा सकें हमारी टीम, तो फॉक्स न्यूज़ ने फिर कहा कि ये गुस्से में आ गए। और गुस्से में आने के बाद जो है इन्होंने वहाँ पे काफ़ी मतलब टेम्पर लूज करके कि आप क्या बात करती हैं, आप मुझसे पूछ रही हैं कि हमने हमला किया तो क्या वहाँ पर कुछ नहीं था। और थोड़ी देर के बाद पूरी दुनिया ने कहना शुरू कर दिया कि भाई वहाँ तो कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो क्लैशेज विद सीबीएस होस्ट, उनसे तो सवाल उसने बड़े तमीज़ से, बड़े तरीके से किया था। सीबीएस की ये जो खातून है, उन्होंने पूछा कि क्या ये गुस्से में आ गए, इन्हें कहा आप क्या समझती हैं, वहाँ पे कुछ नहीं था, खाली था। वो आधी दुनिया ने उसके बाद कहना शुरू कर दिया कि मार्को रूबियो तो इनको तो पता ही नहीं है कि अंदर कुछ था भी कि नहीं था, मतलब ये कैसे अटैक हुआ। और ये तो इशू ये है सारा कि ये जो अरब ममालिक की तरफ से शेल्टर्स दिए जा रहे हैं वहाँ पे, और नेटो को जो इजलास हो रहा है, नेटो के मुल्क उसमें नहीं आएंगे। और ख़ासतौर प्रेसिडेंट पुतिन की जो आज मुलाकात होना तो ठीक था, मगर आयतुल्ला खामेनेई की तरफ से प्रेसिडेंट पुतिन से ये कहना कि आप इसमें मज़ीद इन्वॉल्व हों, और अगर ज़रा सी भी कल कोई बात, प्रेसिडेंट ट्रंप का मूड तो ख़राब है ना इस वक्त, या तो उन्होंने कहना है यूरोप के मुल्कों से कि इसको ये कराओ, मामला ठीक कराओ यार, तुम जाओ स्टैमर जाओ यार, मैं कराऊँ, तुम कितने अच्छे हो, तुम जाके मसले हल करवाओ। या ये कि उनको पूरी अथॉरिटी वो देंगे, पूरी अथॉरिटी के साथ, क्योंकि टच करने को तैयार नहीं है ना कोई। इन्होंने अच्छा खासा यूरोप के मुल्क जो थे वो इन्वॉल्व हो रहे थे इसमें, ये गज़ा के ऊपर और ईरान पे, वो इन्होंने आखिर में उनकी भी बात ख़राब कर दी। लेकिन ईरान या तो रिस्ट्रेन करके वो, लेकिन फिर शहादत ही हुई, उनका क्या करेगा। और ये कि रिजीम चेंज का आइडिया आया हुआ था, असल तो बात यह है कि एक आइडिया था जो रिजीम चेंज में, जिसमें रज़ा पहलवी ने लैंड होना था, उसका इस्तेकबाल होना था, वो आइडिया कौन बना रहा था। और आज अगर छोड़ दें इनको, और ये कल परसों फिर दोबारा इनको जोश चढ़ जाए, तो इनमें से एक को था मुकम्मल तौर पर टपकना ज़रूरी है ना। वो तो मुकम्मल तौर पर नेतन्याहू तो फारिग हो ना, मतलब एक जो बुराई की जड़ है उसको तो साफ़ करें ना, ताकि वो बार बार फितना ना फैलाए। और दूसरी बात ये कि पूरी इन्होंने कोशिश कर ली, ये अहले तशी के दरमियान इख्तलाफात नहीं हो सके, इराक खड़ा है साथ ईरान के, ये शिया सुन्नी मामला नहीं खड़े कर सकते। पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि अमेरिका की तरफ से रिजीम चेंज ऑपरेशन फेल हुआ है, इनकी तरफ से जो है ये अटैक भी अगर फेल हुआ है तो इतनी बड़ी कोई ज़िल्लत ही नहीं है। मैं तभी कह रहा हूँ ना, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये इनको टोपी किसी ने करा दी है या किसी ने इनको टोपी करवा दी है। और नेतन्याहू जो है वो आज उन्होंने फिर फरदा पे अटैक किया। फिर फरदा अगर तबाह हो गया है, फरदा तबाह हो चुका है, फरदा की एयर बेस जो है वो, चले मैं मानता हूँ उस बात को, जो बात ये कर रहे हैं अमेरिकन, कि मैं कहता हूँ कि फरदा की एयर बेस को तबाह कर दिया गया है। तो सवाल ये है कि अगर फरदा की एयर बेस को तबाह कर दिया उन्होंने, तो फिर वो दोबारा जो है ये फरदा की ये जो एयर बेस, ये जो न्यूक्लियर बेस, जो न्यूक्लियर उनकी फैसिलिटीज़ हैं, उन पे दोबारा क्यों अटैक कर रहा है दोबारा। यानी ये तो कोई तुक नहीं है ना कि एक जगह जो तबाह हो चुकी है उस जगह पर दोबारा इसराइल जो है वो अटैक करे, और अटैक करने के बाद जो है वो साथ ही IAEA का चीफ जो है, टाइम्स ऑफ इसराइल ने जो खबर लगाई है ना, इसराइल थर-थर कांप रहा है। ये 12th IAEA के चीफ ने कहा है एक्सटेंट ऑफ डैमेज एट फरदा अनक्लियर। ये 12th स्लाइड ज़रा देखें टाइम्स ऑफ इसराइल की, डैमेज अनक्लियर बट देयर आर क्लियर इंडिकेशंस ऑफ इम्पैक्ट। इम्पैक्ट भाई, इम्पैक्ट तो ऐसे होता है ना, ये करके हो गया, टकरा गई दो चीज़ें, तबाह नहीं हुआ वो,
ये अब ये टाइम्स ऑफ इसराइल चीख रहा है, अब ये कि दोबारा कहेगा उनसे आप आए B-2 बम्बर लेके, वो कह रहे हैं मुज़ाकरात कर रहे हैं हमने। तो ये जो रौला है ये अच्छा खासा बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। और यूनाइटेड नेशंस की तरफ से उनका देखें ज़रा 13 वो ये कि चीफ ने यूनाइटेड नेशंस में कहा है कि एक्सेस हमें दी जाए तो फिर हम बताएंगे कि तबाह हुआ है कि नहीं हुआ। अरे यानी आप बम गिरा के चले गए और उसके बाद आप कह रहे हैं कि अगर हमें एक्सेस दी जाए तो फिर हम जाके बताएंगे कि तबाह हुआ है नहीं हुआ। अभी हम कह नहीं सकते, हो सकता है तबाह हुआ, हो सकता है ना तबाह हुआ। और इसराइल लोग सोच रहे बैठा होगा कि ये क्या बात है। और मार्को रूबियो से पूछा है कि क्या तबाह हो गया, शिफ्ट तो नहीं हो गया था? वो कहते हैं हमारा काम है शिफ्ट करना, गुस्से में आ गए। इसराइली देख रहे थे ना, वो नहीं, अगर कोई शिफ्ट हो रहा था वो नहीं तबाह कर देते। तो ये एक अजीब गुमगु की कैफियत है। और इस गुमगु की कैफियत में या तो हालात अमन की तरफ जाएंगे या ये कि कोई फॉल्स फ्लैग, कोई अटैक जो इंटेलिजेंस एजेंसीज कह रही हैं। मेरा ख्याल है कि अल्लाह ताला अमन लेकर आए, लेकिन ये कि बहुत पेचीदा हो गए हैं हालात। और ख़ास तौर पे ये बात कहना कि जी अटैक नाकाम हो गया है, रिजीम चेंज भी नाकाम हो गई है, तो ये अब मैं लास्ट स्लाइड पे क्लोज करूँगा गार्डियन पे। ईरान फर्दा न्यूक्लियर साइट हिट अगेन, ये सेकंड स्लाइड। भाई फर्दा तो कल तबाह हो गया था, तो उस पर कैसे अटैक हुआ है? सेकंड स्लाइड जरा दिखाएंगे, हमारी टीम दिखाए, उससे क्लोज करते हैं। फिर अगर फर्दा कल तबाह हो गया है तो आज उस पर अटैक कैसे हुआ है? दोबारा उस पर अटैक हुआ है आज। तो ये मेरा ख्याल है कि ये जो एक सूरत हाल है ना, ये अच्छी खासी एक गंभीर है कि वो किधर गए, 400 किलोग्राम स्टॉक पाइल किधर गया, कहाँ पे शिफ्ट कर दिया ईरान ने, क्या वो अपने ही मुल्क में या किसी और मुल्क चला गया इस दौरान, और ईरान किस तरह रिटेलिएट करेगा। एक रिजीम चेंज ऑपरेशन फेल हो गया है, मुख्तलिफ बेसिस खाली हो रही हैं, 2 जगहों पे अटैक्स हो गए हैं, सारी एयरलाइंस रुक गई हैं, स्टेट ऑफ हॉर्मज़ को रोकते हैं नहीं रोकते। दरमियान में एक शख्सियत कल नेटो के इजलास में शरीक हो रही है और उससे बड़ी तवक्कुआत है मुझे। नेटो के इजलास में प्रेसिडेंट ट्रंप से कल एक शख्सियत मिलेगी 1-on-1, और वो हैं रजब तैयब उर्दगन। तैयब उर्दगन नेटो के, तुर्की नेटो का मेंबर है, और तुर्की में जब ये चल रहा था, तुर्की में सारे मौजूद थे वज़ीर ख़ारजा, तो उस वक्त अटैक हुआ था ईरान पे, और तुर्की ने बड़ा सख्त स्टांस लिया हुआ है इसराइल के ऊपर। और तुर्की की तरफ यूरोप भी देख रहा है कि भाई हम नेटो के मुल्क जो EU में शामिल नहीं करते थे, कि अगर वो बात कर सकता है ट्रंप से तो उर्दुगन ही कर सकते हैं। तो उर्दुगन जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी बड़ी ख्वाहिश जाहिर की है। अचानक उनके दिल में मोहब्बत जाग हुई है, मैंने अर्दोगन से ज़रूर मिलना है। तो अर्दोगन, उनको पता है कि अर्दोगन के क्या ख्याल आते हैं ईरान के बारे में और इसराइल के बारे में। तो ये 24-48 घंटे बड़े अहम हैं। हम दुआ करते हैं कि ज़रा सुकून आएगा दुनिया में, और ये जो जंग फैल रही है तेज़ी के साथ, ये थमेगी किसी जगह, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। 110 मुल्कों में जंग जारी है और बाकी दुनिया पूछ रही है जंग कब होगी। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे स्मेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद। जी डॉक्टर साहब। अपने दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवाह के लोगों का सबक ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।